हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं क्लास 10th मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत बार ऐसे प्रश्न आए हुए हैं तो इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, तो इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्न है जिसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या 0.666 ये आपका अनंतक है को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक, इसको हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में, बटे के रूप में इसको हमें लिखना है। ठीक, दशमलव के रूप में है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे देखिए, सिंपल है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे 4 नंबर के लिए पूछा गया था। ठीक है, 2024 में। ठीक है, ये वाला प्रश्न आया हुआ था। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखना है कि माना, तो सिंपल आपको लिखना है माना, और इसको हम x बराबर मान लेंगे। ठीक है, कि माना x बराबर में 0.666 ये आपका है। ठीक है, और इसी को मान लेंगे समीकरण आपका 1। उसके बाद से अब इसमें क्या करना है कि देखेंगे कि कितना संख्या रिपीट कर रहा है। तो एक ही संख्या जो कि अनंत तक रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो जब एक संख्या रहेगा तो आपको दोनों तरफ 10 से गुणा करना है। दो संख्या जब रिपीट करेगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 16 ऐसे करता है, आपका 16 ऐसे रिपीट करता है। ठीक है, ऐसे तो इसमें कितने अंक है, 2 अंक है जो कि रिपीट कर रहा है ना, तो इसमें हम 100 से गुणा करते हैं। 3 अंक रिपीट करेगा तो 1000 से गुणा करेंगे। बस ये नियम आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो लिख देंगे कि 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर में आपका 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 गुणे 0.666 ये आपका अनंत तक जा रहा है। ठीक है, फिर से गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पहले 10x बराबर में, जब एक ये जो 1 0 है ना, यही दशमलव आगे खिसक जाएगा 10 से जब गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6.66 आपका अनंत तक, ये 6 तो जई भी करेगा। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2 में से एक को हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए लिखेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा कैसे, तो हो जाएगा 10x बराबर में 6.66 ये। ठीक, उसके बाद से ये वाला समीकरण है कि x बराबर में 6, इसमें 0.6 तो 0.66 ये आपका अनंत तक जा रहा है। ठीक, घटा देते हैं, तो ये माइनस कर लीजिए, ये भी माइनस। तो इसमें देखिए अब यहाँ पर, तो ये 6 अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है, खत्म। तो 0 को 6 में से घटाएंगे तो 6 ही बचेगा। अब 10x में से एक ही x घटेगा तो 9x बच जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 6 और बटे में हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 3 का 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, ये आपका क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, अब ये चीज़ कैसे जानेंगे, सबसे पहले तो परमेय और अपरमेय हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, छोटा सा मैं इसमें हिंट दे देता हूँ कि ऐसा संख्या, जैसे यहाँ पर रूट का मामला है, ऐसा संख्या जिसको हम रूट से बाहर ना निकाल सके। ठीक है, अगर रूट से बाहर निकालते भी हैं तो वो आपका दशमलव में आ जाए, तो वो आपका अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर कहीं पर मिल जाता है कि अंडर रूट में जैसे 3 है, 3 को अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपका 1 दशमलव कुछ करके आएगा। ठीक, तो ये दशमलव में आ जाएगा। वही अगर अंडर रूट में ऐसे 25 दिया हो तब इसको हम, तो अंडर रूट में जब 25 होता है तो ये 5 गुणे 5 ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो जब रूट के अंदर जोड़ा ऐसे बनता है तो ये 5 के रूप में निकल सकता है, तो 25 रूट से बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये परमेय है। और अंडर रूट 3 ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये अपरमेय है। बात क्लियर हुआ ना, परमेय अपरमेय क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए, तो सबसे पहला चीज़ हमें तो पता है कि ये एक अपरमेय है। ठीक है, अब एक अपरमेय संख्या के साथ में ये क्या है, ये रूट में तो नहीं है लेकिन ये परमेय है, लेकिन परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टोटल है अपरमेय संख्या। अब हमें तो पता है कि ये अपरमेय है, लेकिन कह रहा है कि नहीं आप सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है तो इसको ऐसा लिखेंगे हल, और इसको लिखेंगे क्या कि माना। इसमें हम क्या करें, इसको हम गलत मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि माना कि ये जो 5 + √3 है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हमने क्या, इसको हमने गलत मान लिया है कि ये एक परमेय संख्या है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब इसको परमेय संख्या के सामने रखे तो लिखिए कि 5 + √3 बराबर में
P बटे में Q ये भी लिख सकते हैं, A बटे में B, ठीक है, A बटा B भी आप लिख सकते हैं, ये कुछ भी चलेगा, ठीक है। M बटा N भी लिख सकते हैं, जो मन करे वो इसको मानना है। अब ये चीज़ क्या है, तो ये एक परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय संख्या की एक खास बात होती है कि इसका नीचे वाला कभी भी ये जो संख्या है ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। कहीं पर अगर 5 बटे में 0 है तो ये परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 0 बटे में 5 है तो ये आपका परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बताइए कि ये क्या है, इसको हमने एक परमेय संख्या के बराबर लिया है, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि जहाँ ये जो नीचे का Q है ये 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी, तभी ये परमेय संख्या है, ठीक है। अब बताइए कि ये P और Q है क्या, तो लिखेंगे कि यहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब कोई संख्या के रूप में लिया गया है, ठीक है, पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे इसके बाद से क्या करना है, ये हमने P और Q के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये एक पूर्णांक के रूप में यहाँ पर है, ठीक है। और इसके एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है। मतलब P और Q को एक के अलावा और यहाँ पर कोई भी विभाजित नहीं करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको हल करेंगे, ठीक है। क्या हल करेंगे, देखिए लिखेंगे कि 5 प्लस में अंडर रूट में 3 बराबर में P बटे में Q, ठीक है। अब ये वाला क्या है, एक परमेय संख्या, तो इसको हम इधर बुला ला जाते हैं, ठीक है। तो ये अंडर रूट में 3 बराबर में P बटे में Q और माइनस का ये 5 हो जाएगा। देखिए इतना करने के बाद से हमें इसमें क्या मिल रहा है कि एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। कहीं पर भी अगर रूट में अगर ऐसे 25 है और बराबर में ऐसे 25 है तो क्या ये और ये दोनों बराबर हैं? कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसको जो रूट से बाहर निकालेंगे ये 5 के रूप में निकलेगा और ये वाला निकल भी नहीं करेगा, ये हमेशा 25 से रहेगा। तो ये और ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर मिल जा रहा है। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पर एक विरोधाभास, यहाँ पर एक गलत यहाँ पर मामला आ जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा क्या है, बराबर किधर है, राइट साइड में है और ये हमारा लेफ्ट साइड में है। तो ये वाला राइट साइड को हम ऐसे लिखेंगे RHS, ठीक है, शॉर्टकट बताए थे ना आज RHS। तो लिख देंगे कि यहाँ P बटे में Q माइनस का 5 एक पूर्णांक है, तब यह परमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक। और दूसरा ये वाला LHS लिख देंगे कि यहाँ अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरमेय संख्या है। इसलिए ये और ये आपस में बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि इसलिए अंडर रूट जो 3 है ये बराबर नहीं हो सकता है P बटे में Q माइनस के 5 के, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण है। गलत कल्पना हमने क्या किया है, मतलब माना है गलत। हमने कहाँ पर माना है, ये शुरू में हमने मान लिया था ना कि ये एक अपरमेय संख्या, बट हमने परमेय संख्या मान करके इतना हल किया है। हल करने के बाद हमें मालूम चला है कि एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले तो बताया है कि ये क्या है, उसके बाद से बताया है कि ये वाला क्या है, ठीक। फिर हमने ये चीज़ हमने बताया है कि एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है कि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये हमें
दोनों बराबर में मिल जा रहा है। तो ये लिख दिया हमने कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे विरोधाभास हमारे, बस ये इतना आपको लिख देना है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो ये आपका 4 नंबर के लिए बहुत बार पूछा है, तो ये 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न ये वाला। ठीक है, बस इसमें क्या करता है, यही वाला अंक बदलता रहता है, कभी 3 कर देगा, कभी 5 कर देगा, कभी 7 कर देगा, इसी तरीके से बदल बदल करके पूछता है। ठीक है, तो एक तरीका बताऊंगा, इससे चाहे जैसा यहाँ पर प्रश्न आ जाए आप एकदम से इजीली हल कर लेंगे। ठीक है, सब में एक ही तरीका लगेगा। तो देखिए कि इसको कैसे हल करेंगे। तो सिंपल, इसमें सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि लिखना है हल। ठीक है, और इसको उल्टा मान लेना है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न हमने आपको क्या बताया था कि जो चीज़ रूट से बाहर न निकल सके या फिर निकले भी तो दशमलव में निकले तो आपका अपरमेय हो जाता है। ठीक है, तो ये अपरमेय है, बट कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने इसको हल करने के लिए गलत मान लिया है। ठीक है, फिर इसको अब करेंगे क्या, तो लिखेंगे कि रूट 2 बराबर में p बटे में q। ठीक, अब p बटे q क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे कि यहाँ ये जो q है ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि q नॉट इक्वल टू 0। अब p और q को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे क्या कि यहाँ p तथा q एक पूर्णांक है। ठीक है, जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। बस ये वाला लाइन अगर आप समझ जाते हैं ना तो फिर आपको इस पूरे में कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि p और q एक पूर्णांक है, मतलब कोई संख्या है। p और q क्या है, यहाँ पर कोई संख्या है। ठीक है, क्या कौन सा संख्या ये हमें नहीं पता है, लेकिन कोई संख्या है जिसको क्या कर रहा है, एक के अतिरिक्त इसको कोई भी गुणनखंड, इसका कोई भी गुणनखंड नहीं, मतलब कि इसको एक के अलावा और इसको कोई भी विभाजित नहीं कर रहा है। ये बात इस लाइन का मतलब है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या होता है, अच्छा देखिए गुणनखंड करता क्या है, कोई भी किसी भी चीज़ का गुणनखंड क्या करता है, उसको विभाजित करता है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें 12 है। ठीक है, तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 12 को अगर हम ऐसे लिखेंगे कि 2 छके 12, 2 3 6, फिर 3 1 9 3, तो इसमें क्या है, ये जितने भी हमें संख्या मिला है, जो भी हमें ये मान मिला है, ये सभी सभी क्या कर सकते हैं, इस 12 के ही गुणनखंड है और 12 को ये सभी सभी काट सकते हैं, यही काम है ना। तो ये क्या है, 12 का गुणनखंड क्या है, ये तीनों है, तीनों क्या कर सकते हैं, इसको विभाजित कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से अब यहाँ पर आ जाइए, P और Q को यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, मतलब कि P और Q को एक के अलावा और कोई भी इसको नहीं विभाजित करेगा, नहीं काटेगा। इतना बात क्लियर हुआ है ना। बस अब इसके बाद से देखिए, अब यहाँ पर हल करना है। देखिए तो सिंपल लिखेंगे कि रूट का 2 बराबर में P बटे में Q। ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देते हैं। तो रूट का 2 हो जाएगा इसका वर्ग, फिर P बटे में Q हो जाएगा इसका भी वर्ग, तो इसके घात की वजह से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, घात में 2 है, इसकी वजह से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2 बराबर में ये हो जाएगा P का स्क्वायर बटे में ये Q का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इधर ला देंगे, तो 2 और Q का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर। अब 2 को इधर भेज दीजिए, तो Q का स्क्वायर बराबर में ये P का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 2, यहाँ पर देखिए। और अभी हमने क्या लिखा था कि यहाँ पर P तथा Q को एक के अलावा कोई भी विभाजित नहीं करेगा, यही चीज़ हमने आपको समझाया था ना यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए P को 2 क्या करा, विभाजित करा है, तो ये बात यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ 2
पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, तब पी को भी विभाजित करेगा, ये चीज, ठीक है। पी को विभाजित करेगा, जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर है तो अगर यहाँ पर पी होगा तो भी तो 2 विभाजित करेगा। इस पी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, जब पी स्क्वायर है तो इसको हम पी गुणे पी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बटे में 2, तो ये इसको भी करेगा, ये इसको भी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पी स्क्वायर को करा है तो पी को भी विभाजित करेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें मिल गया। अब हम चेक करते हैं, हमने लिखा था कि P और Q को एक के अलावा कोई विभाजित नहीं करेगा, बट हमें यहाँ पर तो उल्टा मिल गया, 2 यहाँ पर विभाजित कर रहा है P को। अब चेक करेंगे क्या Q को भी विभाजित करता है कोई, तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे कि अतः अब इसमें क्या लिखेंगे, अब हमें चेक करना है कि Q को, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि P बराबर में इसमें क्या मान ले, P बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं C मान लेते हैं, ठीक है, P बराबर हम C मान लेते हैं। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, तो इसमें क्या है, यहाँ पर 2 है ना, जब यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 लेंगे, 2 है तो यहाँ पर 2C लेंगे, ठीक, ऐसे। अब फिर से दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। तो देखिए, तो ये वर्क कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर में ये 2C का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर में 4C का स्क्वायर, ठीक। अब पी स्क्वायर की जगह पे मान रख देंगे, यहाँ से पी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर मान रखें, बस हमें क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, 2Q स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर की जगह पे 2Q का स्क्वायर बराबर में 4C का स्क्वायर, ये चीज़ मिला है ना। अब इसको इधर देखिए, तो यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, 2Q का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2Q का स्क्वायर बराबर में 4C का स्क्वायर, 2 को इधर भेज दीजिए, तो Q का स्क्वायर बराबर में 4C का स्क्वायर और बटे में 2, 2 से आपका 2 खत्म हो जाएगा, 2 बार में। तो अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा है Q का स्क्वायर और ये 2C का स्क्वायर, 2 को इधर भेज देंगे, तो Q का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2 बराबर में ये C स्क्वायर। अब हमें क्या मालूम चल गया कि यहाँ पर Q भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसको भी लिखिए कि यहाँ Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तब Q भी विभाजित होगा, तब Q भी विभाजित होगा, ये चीज, ठीक। तो अब हमने शुरू में ही लिखा था कि P और Q को कोई इसमें एक के अलावा कोई भी इसको विभाजित नहीं करेगा, बट हमें जब इसको हमने हल किया है, इसको हमने गलत मान करके जब हमने इतना हल किया है तो हमें पता चला है कि P को 2 विभाजित करता है, फिर आगे हमने हल किया तो पता चला है कि Q को 2 विभाजित करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः यहाँ और यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारे इस गलत कल्पना के कारण हो रहा है, बस आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं, तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, बस क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपसे 6 नंबर के लिए पूछेगा, हो जाएगा इजीली। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। सबसे आसान प्रश्न, और ये भी आपका 4 नंबर के लिए पूछा है, इतना आसान प्रश्न 4 नंबर के लिए। तो चलिए देखिए इसको कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। तो लिखेंगे सिंपल हल, और हमें क्या पूछ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सिंपल आपको पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से काटिए, 2 चौका 8 और 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये 12 से, फिर 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से काट लेंगे, खत्म। और फिर 404 का 2 से काटिए तो 202 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 101 हो जाएगा, ठीक है। फिर 101 से ही काटेंगे, ये खत्म।
ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हमें क्या बताना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ बराबर में एचसीएफ देखिए जोड़ा देखेंगे तो इसमें और इसमें एक जोड़ा मिला है ना, तो 2 बार ऐसे लिख दीजिए। फिर यहाँ पर और ये जोड़ा मिला है, फिर एक बार ऐसे 2 लिख दीजिए। अब किसी का जोड़ा मिला है इसमें, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो गुणे में 1 लिखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। 2 दूना 4 और 4 एक 4, ये आपका एचसीएफ निकल गया। ठीक है, अब बात आती है एलसीएम का। ठीक है भाई, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले इसका और इसका जोड़ा मिला, हमने लिख लिया। ठीक, फिर इसका और इसका जोड़ा मिला, फिर से हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद से अब इसका तो कहीं जोड़े नहीं मिला है, तो अब इन सभी को उतार लेंगे, फिर इसको भी उतार लेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24, तो उतार लेते हैं। कितना बार 2 है, 1 2 3 और उसके बाद 3, 1 2 3 बार ये है और 3 है, और साथ ही साथ ये वाला 101। ठीक, अब इसको देखिए कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 3 9, गुणे में 101। तो ये कितना हो जाएगा, 96 का 96 का हो जाएगा 6, 96 फिर 9 हो जाएगा, फिर 96 का 96, यही आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम। बस क्लियर हो गया। इतना सा आसान सा प्रश्न, और ये भी पूछा था आपसे 4 नंबर के लिए, हो गया ना जी। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद fx बराबर में ये इतना दिया हुआ है 3x² माइनस में x और माइनस का 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद से शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन आपसे 2 टाइप से पूछेगा। एक कह देगा कि केवल सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, इस सत्यता की जाँच कीजिए का मतलब होता है कि इसका जो शून्यक निकलेगा, ठीक है, जैसे कोई भी शून्यक दे, कोई मान दे देगा और कहेगा कि क्या ये, जैसे मान लेते हैं इसका शून्यक है 5, मान लीजिए शून्यक है 5, तो कहेगा कि ये वाला जो शून्यक है इसका जांच कीजिए कि क्या इसके ये शून्यक है। तो अगर x के जगह पे इस मान को रखेंगे और ये पूरा 0 हो जाता है, तब ये कहेंगे कि हाँ ये जो बहुपद है ये वाला, इसका ये शून्यक है। ठीक है, एक ऐसे हो जाता है। दूसरा इसमें कहेगा संबंध की सत्यता की जाँच। तो संबंध की सत्यता की जाँच जब कहेगा तब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब योगफल, इसमें योगफल बताना पड़ेगा। योगफल मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में आपका हो जाता है माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो योगफल में ये हो जाता है और गुणनफल में ये हो जाता है। ठीक है, यही दोनों मान में ये a और b का मान रखना है, c और a का मान रख देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये मान कैसे रखना है, तो पहले हम इसको हल करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं, फिर इसमें संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये गुणनफल का फॉर्मूला, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल का ये फॉर्मूला, ये योगफल का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसमें हल कर देंगे। तो सिंपल इसमें लिखेंगे हल, और fx बराबर में fx बराबर में हो जाएगा कितना, 3x² माइनस में x माइनस का ये 4। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 4 3 हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि यहाँ पर 1 है ना, कुछ नहीं है, x है तो मतलब 1 है, तो इसको 4 और 3 के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 3x², सिंपल गुणनखंड कर देना है, कुछ नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। x² माइनस में, अब ये हो जाएगा 4x, फिर ये 3 माइनस का ये 3x और माइनस का 4। ठीक है, हो गया। अब ये हो जाएगा कि 3x² माइनस में ये 4x, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये वाला प्लस में जाएगा, प्लस में 3x और माइनस का ये 4। तो यहाँ पर देखिए x 2 बार है, यहाँ पर एक x है तो x को कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस का 4, फिर यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा और ये 3x माइनस का हो जाएगा 4, ये और एक साथ ले लेते हैं, तो x प्लस का ये 1 हो जाएगा और 3x माइनस का ये 4 हो जाएगा। ठीक, शून्य कैसे निकलेगा, मेन चीज़ ये है। अब यहाँ पर देखिए x प्लस का 1 बराबर में 0 करिए ये वाला, और 1 को इधर बुला लीजिए, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 1 शून्य निकल गया। दूसरा अब आ जाइए, तो 3x माइनस का 4 बराबर में 0 लीजिए, इसको इधर करिए, तो 3x बराबर में ये 4 हो जाएगा, 3 को इधर भेजिए, x बराबर में 4/3 कर दीजिए, और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या निकल, शून्य निकल गया। शून्य निकल गया क्या मतलब है कि ये हमारा अल्फा निकला है, ये हमारा बीटा निकला है। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो इसमें
संबंध में क्या क्या बताना है, शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता। चलिए लिखते हैं कि संबंध की सत्यता की जांच चलिए जांच करते हैं। तो पहले योगफल का फॉर्मूला कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में ये आपका माइनस का b बाई ए हो जाता है। ठीक है, अल्फा कौन है, अल्फा आपका ये माइनस का 1, ठीक है, अल्फा आपका माइनस का 1 प्लस में बीटा आपका 4/3, ये 4/3 बराबर में माइनस का b कौन है, बीटा और b में अंतर है, ठीक है ना, बीटा मतलब ये वाला मान और अल्फा मतलब ये वाला मान, और a और b यहाँ से निकलेगा, ये आपका a होता है। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं कहीं साइड में, ये a होता है, a बराबर है आपका 3 है, ये b होता है, तो b बराबर में क्या है, माइनस का यहाँ पर कुछ नहीं है तो और आगे माइनस लगा है तो माइनस का यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, c बराबर में ये c बराबर में माइनस का ये 4 है। ठीक, चलिए मान रख देते हैं फटाफट, तो ये हो जाएगा माइनस का b, तो माइनस और b का मान कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1, a का मान कितना है, तो 3 है, यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसका हम इसमें हर बराबर कर देंगे, ठीक है, 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो माइनस का 3/3 प्लस में 4/3 बराबर में माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम घटा देते हैं, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और 3 बराबर में 1/3, और ये इसका संबंध की सत्यता की जांच निकल गया, योगफल। ठीक है, अब आइए गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बाई ए। ठीक, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 गुणे ये वाला, ये 4/3, और c कौन है, तो c यहाँ से माइनस का 4, माइनस का ये 4, a कहाँ पर है, ये 3, ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, माइनस का ये 4/3 और माइनस का 4/3, ये इसका गुणनफल निकल गया, ये सत्यता की जांच निकल गया, कहानी खत्म, यही इसका आंसर। ठीक।